हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 क्लास 10th के लिए हिंदी के पेपर का सल्यूशन। आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में 70 नंबर का हिंदी का पेपर आने वाला है। बाकी के पेपर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर देख सकते हैं। आपके पूरी बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल पेपर पैटर्न ऐसा ही रहने वाला है, तो इसके अनुसार ही आपको तैयारी करनी है। कोई आपको समस्या रहती है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको यहाँ पे मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान सबके पेपर्स का सलूशन यहाँ मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। इंग्लिश में जो भी चीज़ें आने वाली पूछे जाने वाले वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, पहला हमसे पैसेज पूछा गया है जो कि अपने अपठित गद्यांश होगा। इनमें से आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है अपना कि इसमें से आंसर देने हैं। तुलसी का काव्य लोक संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया है। उनके नाम के साथ कोई पंथ नहीं जुड़ा हुआ है। रामचरितमानस को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई संघबद्ध प्रयास नहीं किया गया। अपने आप मिथिला के गांवों से लेकर मालवे की भूमि तक जनता ने इस ग्रंथ को अपनाया। करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, काव्य ग्रंथ यदि कोई है तो रामचरितमानस है। इसका एक अप्रत्यक्ष सामाजिक फल यह हुआ है कि हिंदी भाषा जनता को संगठित करने में, उनमें जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका रही है। आश्चर्य की बात यह है कि जिन जनपदों में गांवों में तुलसी और सूर की रचनाओं का पाठ साहित्यिक से होता आ रहा है, कुछ अभिनव नेता और बुद्धिजीवी अपने हिंदी भाषी क्षेत्र से अलग मानते हैं। भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्र महत्व यह है कि उनसे भारतीय जनता की भावनात्मक एकता दृढ़ हुई है। अब देखिए इसके क्वेश्चन। तो पहला है कि इस जो गद्यांश है ऊपर उचित शीर्षक क्या है, तो तुलसी के काव्य की उपयोगिता, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, काव्य ग्रंथ है, क्या है, तो वो है रामचरितमानस। ठीक है ना। अगला है रामचरितमानस की अभूतपूर्व भूमिका क्या रही है, तो इन्होंने जातीय एकता का भाव उत्पन्न किया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। गांवों में तुलसी और सूर की रचनाओं का पाठ होता रहा है, कब से, तो ये शताब्दियों से होता आ रहा है। भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्र महत्व क्या है, राष्ट्र महत्व क्या है कि भारतीय जनता में भावनात्मक एकता जो दृढ़ हुई है वो इसी कारण से हुई है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें अपने को अपठित काव्यांश दे रखा। ये काव्यांश है। ठीक है, चाह नहीं है मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं है सम्राटों के शव पर ही हरि डाला जाऊं, चाह नहीं है देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वन माले उस पर तुम देना फेंक, मातृभूमि का शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। ठीक है, अब इसमें आपको क्वेश्चन आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा गया है प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो शीर्षक है मातृभूमि प्रेम है, वीरता मतलब मातृभूमि का प्रेम, इसमें हम दे देंगे। पुष्प की अभिलाषा है। पुष्प की अभिलाषा क्या है कि ऑप्शन देखिएगा, पुष्प की अभिलाषा क्या होती है कि सुंदर बालों में सजना, ईश्वर से ऊपर अर्पित होना और वीरों के रास्ते में फेंकना। क्या है, वीरों को के रास्ते में फेंकना, कि जहाँ से वीर जाएं उस रास्ते पे इनको फेंक दिया जाए। इन पंक्ति में पुष्प की कौन सी भावना व्यक्त हुई है, तो पुष्प की राष्ट्र प्रेम की भावना व्यक्त हुई है। चाह नहीं है देवों के सिर पर इटलाऊं में, चाह का अर्थ है, चाह मतलब इच्छा, ठीक है ना, इच्छा नहीं है। ठीक है, हो जाएगा अपना इच्छा। अगला है कौन सा कथन सत्य है, पुष्प श्रृंगार में सजना चाहता है, पुष्प देवों के सिर पर इठलाना चाहता है, पुष्प सम्राटों की सब यात्रा में बिखरना चाहता है, या वीरों के पदमार्ग खातिर बिखरना चाहता है। द ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि हैं, तो कवि कौन है इसके, तो यहाँ है अपने माखनलाल द्विवेदी, ऑप्शन कर देंगे ब। फिर देखिए रिक्त स्थान वाले, राम डैश संज्ञा है, वाचक संज्ञा, कैसी संज्ञा, तो राम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सर्वनाम के भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने, 6 भेद होते हैं। ठीक है ना, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। फिर है प्रतिदिन और यथाशक्ति, ये कैसे समास है, तो ये है अव्यय भाव, अव्यय
अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन। वागीसर शब्द में संधि है वाक धन ईश्वर, यहाँ पे कौन सी संधि होगी अपने, वाक धन ईश्वर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगी अपने संधि वागीश्वर में अपने व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। तो वागीश्वर में कौन सी संधि है, वागीश्वर में व्यंजन संधि है। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, किसी कार्य का होना करना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया। यह सुंदर गाय है वाक्य में विशेषण है, तो विशेषण क्या है यहाँ पे, सुंदर विशेषण है, सुंदर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहित शब्द में प्रत्यय है, तो मोहित शब्द में प्रत्यय है अपने इत, कौन सा प्रत्यय, इत। ठीक है, उपसर्ग शब्द के डैश जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ते हैं, तो उसके आगे जुड़कर। ठीक है ना, आगे, और प्रत्यय जुड़ते हैं पीछे। ठीक है, फिर है विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद करके आपको बताना है कि संधि कौन सी है। तो देखिए, विद्यालय का होता है विद्या धन आलय। ठीक है, ये अपने संधि विच्छेद, और इसमें संधि कौन सी हुई, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि होगी इसमें। ठीक है, अगला है कान कतरना मुहावरे का अर्थ है मतलब चालाकी से भाग जाना या चालाकी से आगे रहना। कोई चीज़ कान कतरना मतलब चालाकी दिखाना। ठीक है ना, तो इसमें वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं बड़े आराम से कि जो रमेश हैं वो कान कतरने में बहुत माहिर हैं। ठीक है, थोता चना बाजे गना लोकोक्ति का अर्थ बताइए। कहने का मतलब ऊंचा व्यक्ति सदैव ज़्यादा दिखावा करता है। ठीक है, समास किसे कहते हैं, समास जिनमें, समास उन पदों को कहा जाता है जिनमें दो पद आपस में मिलकर दो पदों का समाहार होता है। कहने का मतलब जिसका संधि अगर मैं करूं सम धन आस, ये होता है समास। ठीक है, फिर पूछा है कि द्विगु समास की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। द्विगु समास में क्या होता है, जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा संख्यावाची विशेषण होता है, और जिसमें संख्या समस्त पद जो होता है समूह का बोध करवाता है। ठीक है ना, इसके उदाहरण हो जाएंगे अपने त्रिलोक हो गया। ठीक है ना, और त्रिनेत्र हो गया। त्रिनेत्र तो अपने बहुव्रीहि में भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन चौराहा हो गया, त्रिनेत्र हो गया, ऐसे वाले शब्द। ठीक है, फिर है अपने, नहीं तो समास में क्या लिख देंगे, तो समास में दो या दो से ज़्यादा शब्दों को मिलकर बनाया गया नया शब्द समास कहलाता है। हारिल की लकड़ी का क्या तात्पर्य है, तो हारिल की लकड़ी का तात्पर्य है कि हारिल एक जो पक्षी होता है वो अपनी चोंच में हमेशा एक पंजों में और चोंच में एक लकड़ी दबा के रखता है। वो उसको उससे बहुत ज़्यादा मोह होता है जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता है। उसी प्रकार जो अपने गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी की तरह मानती हैं, जो उनसे दूर होना नहीं चाहती हैं। ठीक है ना, अगला देखते हैं। गोपियों ने किसी बड़भागी कहा है, गोपियों ने किसे बड़भागी कहा है, तो गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहा है क्योंकि मानती हैं केवल विशेष भाग्यशाली लोग ही हैं जो श्री कृष्ण का स्नेह और प्रेम पाते हैं, तो वो कौन है, उद्धव है। परशुराम किसके कुल के घोर विरोधी माने जाते हैं, तो क्षत्रियों के घोर शत्रु माने जाते हैं, कौन, परशुराम। एक कहानी यह भी किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथ्य है, तो एक कहानी यह जो है ये अपने लिखी है, ये आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि ये चीज़ है जो किसने लिखी है। ठीक है, अगला देखते हैं अपने। सांप के डर से भोलेनाथ ने कहाँ शरण ली थी, तो अपनी माँ के आंचल में शरण ली थी। अगला है भोलानाथ ने शरण माँ के आंचल में ली थी। साना साना हाथ जोड़ी वृतांत भारत के किस क्षेत्र की है घटना, ये तो सिक्किम का यात्रा वृतांत उसमें है। ठीक है, फिर आगे देखिए अपने यहाँ 4 से 17 तक 40 शब्दों में मतलब 1.5 नंबर के यहाँ से आपके ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके आंसर आपको देने हैं। फिर खंड स आ जाएगा जहाँ में आपको बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, आत्मकथ्य हो गया, नेताजी का चश्मा हो गया। फिर यहाँ से आपको प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना, रिक्त स्थान कहने का मतलब या तो आप घूमना चाहते हैं शैक्षिक भ्रमण के लिए, या फिर प्रधानाचार्य को बोला रिक्त पद रिक्त होने के कारण अतिरिक्त व्यवस्था हेतु कि आपके विषय हिंदी विषय के अध्यापक का पद रिक्त है, कोई पढ़ाने की व्यवस्था करें, या कोचिंग सेंटर का विज्ञापन आपको तैयार करना उसके लिए हो सकता है। ठीक है ना, या फिर घर किराए पे देने के लिए भी हो सकता है। ठीक है,
फिर द में आपको यहाँ पे सप्रसंग व्याख्या लिखनी है, मतलब ये चैप्टर कहाँ से लिए गए हैं, दी गई लाइनें हमारे उस चैप्टर से ली गई हैं जिसके लेखक हैं, इस कविता की लाइनों में वो ये कहना चाहते हैं, फिर इनकी व्याख्या करनी है। इस प्रकार से आपका हिंदी का पेपर है। फिर सप्रसंग व्याख्या आपको गद्यांश की भी करनी है। और लास्ट में क्वेश्चन में आपको क्या, एक 200 शब्दों में एक पैसेज लिखना है। यहाँ पे आपको 4 टॉपिक दे रखे हैं, चारों में से जो आपकी इच्छा हो उसके पॉइंट्स यहाँ पे, जैसे स्वच्छता क्या है, स्वच्छता के प्रकार, लाभ क्या है, हमारा योगदान क्या, उपसंहार। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा करना पड़ता है। तो अपनी तैयारी को और बेहतर करिए। कोई समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।